रेप आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट विल एंड विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टी। 3 मोड्स हैं, या वो फाइट करेगी, वो फ्लाइट करेगी, या वो फ्रीज हो जाएगी। कभी ब्रूजेस नहीं भी हो सकते औरत की अगर उसको रेप किया गया है। सख्त हमारे कानून बने तो हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारी बहुत वीक है। लोगों को यही तासुर मिलता है कि हमें कौन सा इंसाफ मिल जाना। गवर्नमेंट का वकील करा भी लूंगी, क्या पता वो कल को बिक जाए। मी बीइंग अ लॉयर, हमारे लीगल एथिक्स में आता है कि हमने दूसरी पार्टी की तरफ टिल्ट नहीं होना, उनको बिकना नहीं है। वो हमेशा कोर्ट में बता सकती है कि मुझे अपने वकील पे एतमाद नहीं है। विक्टिम का एंड पे बोलना बहुत जरूरी है। इस्लाम ने कहीं पे भी नहीं कहा कि एक औरत इन द कोर्स ऑफ गेटिंग रेप्ड वो 4 विटनेसेस कोर्ट में लेके आए, वो नहीं ला सकती कभी। यू नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग द विक्टिम। ना का मतलब ना ही होता है। नो मीन्स नो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम एक इंतहाई नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, लेकिन कुछ केओस है सोसाइटी के अंदर के जो रूल्स, एक ड्रामा आ रहा है केस 9 जो कि रेप के ऊपर बनाया गया है, उसमें जो रूल्स दिखाए जा रहे हैं, जो लॉज एंड जो विक्टिम के पास राइट्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं, वो असल में पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इन सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मेरे साथ माहम मौजूद हैं। कैसी है माहम? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छी। माहम, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। मैं पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ इन द पाकिस्तानी कोर्ट्स। इसके साथ साथ आई टीच एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद। सो मेरा यही प्रोफाइल है। आपकी स्पेशलाइजेशन? मेरी स्पेशलाइजेशन सिविल साइड पे ज़्यादा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि थोड़ा रिसर्च की साइड पे मैं ज़्यादा हूँ, Right. और टीचिंग की तरफ हूँ। सही। अच्छा, रेप केसेस, ख़वातीन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोसाइटी में सामना करना ही पड़ता है। एक इतना बड़ा आप कह लें कि ये स्टीरियोटाइप है कि इसके ऊपर बात भी नहीं करनी, या ये लफ्ज़ भी आपने क्यों निकाला। एक बहुत अच्छा ड्रामा शुरू हुआ केस 9। उसमें बहुत अच्छे ऐसे रूल्स बताए गए जो कि इवन मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ सोशल इश्यूज़ पे, मुझे भी नहीं पता कि लड़कियों की इतने ज़बरदस्त राइट्स हो गए हैं पाकिस्तान में रहते हुए। सो वी थॉट कि हम बैठें और इस पर बात करें कि क्या वाकई ही वो लॉज और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। क्या वाकई ही पाकिस्तान में एक विक्टिम को इतने हकूक़ दे दिए गए हैं? क्या वाकई ये मौजूद है? पहले तो मैं चाहूँगी कि आप रेप को डिफाइन करें कि क्या क्या चीज़ रेप के ज़मरे में आती है। जी बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। एक ऐसा ड्रामा बिल्कुल आ रहा है केस नंबर 9, जिसके ऊपर इसमें लोगों को अवेयरनेस देने की सबसे मेन वजह थी। आपका लेट्स टॉक अबाउट, पहले तो सबसे बहुत आपका प्रिलिमिनरी चीज़ है कि रेप कहते किसको हैं। आपका 2021 में लॉ पास हुआ था, एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2021 का। उस लॉ के तहत आपको याद होएगा कि 2018 में एक बहुत इंसिडेंट हुआ था, बहुत इट वाज अ सैड इंसिडेंट कि रात को एक औरत जो थी अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करी थी, आफ्टर 12 लेट आवर्स थे। उसमें उनको इन ड्राइविंग करते हुए उनकी कहीं गाड़ी रुकी, और उनका इन द कोर्स ऑफ दैट उनका रेप हुआ। उनकी आइडेंटिटी आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं की गई, पर उस टाइम पे उनके जो रेपिस्ट थे जिनके खिलाफ केस लाया गया, वहाँ पे आपको समझ आई कोर्ट को, बिकॉज बहुत सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और हर एक की तरफ से बहुत एडवोकेसी की गई और बहुत प्रेशर डाला गया। आपके लॉज वर नॉट सफिशिएंट। इससे पहले रेप को कौन सा एक्ट डील की करता था? आपका पहले तो हदूद ऑर्डिनेंस जो था 1970s के अंदर जो आया था, वो डील करता था। फिर आपका पाकिस्तान विमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2006 में, जिसने हदूद ऑर्डिनेंस में जितने मसले थे उनको रिजॉल्व करके निकाला था, बट इवन देन इट वाज नॉट सफिशिएंट। हिस्ट्री की तरफ हम शायद बाद में इसके ऊपर बात करें, बट उसके लिए आपकी 2021 में जब बहुत प्रेस अपॉन किया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, आपकी जब व्हेन द विमेन रिकॉग्नाइज कि इनके पास तो लॉज नहीं है, तो 2021 में एक लेजिस्लेशन निकली। ये जो ड्रामा इस वक्त हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा उस लेजिस्लेशन पे जो राइट्स उसके अंदर दिए गए हैं, ये ज़्यादा उस पे बात कर रहा है। ग्रेट। इसके तहत आपका रेप किसको कहते हैं? रेप आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको कहते हैं विदाउट विल एंड विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टी।
अब उसमें अगर एक औरत का कंसेंट शामिल नहीं है, कंसेंचुअल इंटरकोर्स नहीं किया गया और उसकी विल नहीं शामिल है, तो उसको आप रेप के जिम्मे में लेके आएंगे। रादर दे आर इन रिलेशनशिप और नॉट, इट डज नॉट मैटर। अगर वो रिलेशनशिप में हैं लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स को कंसेंट नहीं दिया और विलफुली उसके अंदर नहीं है, तो देन इट वुड बी काउंटेड एज रेप। दूसरी जो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेंट, जो लॉ कहता है उसकी आगे की शिक कहती है कि कंसेंट कभी अज्यूम नहीं किया जाएगा, और कंसेंट कभी इम्प्यूट नहीं किया जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि कभी कभार आपको कुछ लोग फोर्सफुली डरा धमका के कि हम ये कर देंगे तुम्हारे साथ, हम वो कर देंगे, इट्स जस्ट वन नाइट, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे सो तब भी आप इसको रेप ही कंसिडर करेंगे। आप इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं, आप इसको कंसेंचुअल इंटरकोर्स नहीं कंसिडर करेंगे इन एनी सच सर्कम। और अगर मैं इसको रेफर करूं, एक बहुत ज़बरदस्त इंडियन मूवी थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें एक बहुत उसका डायलॉग हिट हुआ था, व्हेन अ गर्ल सेज नो इट मीन्स नो। सो हम कह सकते हैं कि ये उसी रूल की बात हो रही है कि वहाँ पे अगर आप बेशक रिलेशनशिप में आपकी दोस्ती है और आप साथ हैं एक दूसरे के, इवन देन यू कैन नॉट डू दिस, इवन देन। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत रीसेंट आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कहीं पे भी इफ अ गर्ल इज सेक्सुअली एक्टिव, उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि ये कंसेंट जो था हमें मिल गया था या हमने अज्यूम कर लिया था कि इसमें कंसेंट है। अगर एक लड़की डिस्पाइट ऑफ हर सेक्सुअल हिस्ट्री जो भी है, अगर वो एक्टिव भी है लेकिन वो ऑन एट दैट टाइम अगर वो नो, इफ शी सेज नो देन दैट मीन्स नो, आपने कंसेंट नहीं ऑब्टेन किया। हाँ, ये भी बात है इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, कभी कभार यहाँ इफ द पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड, उन सर्कमस्टांसेस में भी अगर वो कहीं पे इस एक्ट की तरफ चला जाता है तो उसको भी कभी कंसेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच। एक तो ये क्लियर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और व्हाट अबाउट अंडर 18, अगर एक बच्चा है या जिसे हम कहते हैं कि वो अडल्ट नहीं है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, तो उसके लिए क्या? उसमें भी लॉ बहुत वाज़ेह है। इसी लॉ के अंदर आपकी डायरेक्ट स्टेट कर दिया गया है कि जितने आपके चिल्ड्रन हैं, जितनी आपकी इवन द गर्ल चाइल्ड जिसको कहा जाता है, उसमें भी वो कंसेंट नहीं देंगी, यानी कि उनको कंसेंट कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। If she says yes, उसको कंसेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बिकॉज एक माइनर जो होता है वो मेंटली कैपेसिटेटेड नहीं होता, उसको सोसाइटी की नो हाउ नहीं होती है, उसको अच्छे बुरे की इस हद तक पता नहीं होता। क्योंकि तो उन सर्कमस्टांसेस में अगर ऐसी कोई भी चीज़ ऑब्टेन की जाती है उस बच्ची से या इवन उस बच्चे से ऑब्टेन की जाती है, तो उसको आप कंसेंशुअल इंटरकोर्स कभी भी नहीं कहेंगे। एंड दिस इज फॉर अंडर 18 और अंडर 16? द गर्ल अंडर 16 ईयर्स, उस पर अगर आप कंसेंट, अगर आप कहते हैं कि उसने कंसेंट कर लिया एंड यू अज्यूम, या वो कंसेंट कर भी देती है, तो देन इट वुड नॉट बी कंसिडर कंसेंट, बिकॉज उसको इतनी नो हाउ नहीं है सोसाइटी। सो अंडर 16 वी विल कंसीडर इट एज अ माइनर, एंड उस पर रेप चार्जेस लगेंगे फॉर द पर्सन जो उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं। राइट, ये तो हो गई रेप की डेफिनेशन। अब आप बताएं कि खुदा ना खास्ता ये हो गया, किसी भी बच्ची के साथ हो गया, क्या चीज़ पहले करनी है? क्या पहले मेडिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है या पहले FIR के लिए जाना है? कितना टाइम पीरियड होता है? कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो फ़ौरन से ले लेने चाहिए? देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सारा एविडेंस आ जाके बेस करता है, यस आपके अगर फोर्सफुल है या किसी भी तरह का है। देखें, जब बहुत ज़्यादा स्टडी की गई तो आपकी 3 चीज़ें सामने आई। आपको कहा गया औरत उस टाइम पे फ्लाइट मोड में जा सकती है, औरत उस टाइम पे फ्रीज हो सकती है, एंड औरत उस टाइम पे जब फ्रीज होएगी तो उसकी बॉडी पे ब्रूजेस वगैरह नहीं होंगे। सो इन सब को फैक्टर इन करते हुए कहा गया कि कभी ब्रूजेस नहीं भी हो सकते औरत की अगर उसको रेप किया गया है। एंड व्हाट इज मेंट बाय फ्लाइट मोड? फ्लाइट मोड के वो रेजिस्ट करेगी, फाइट करेगी, या वो भागेगी, या वो उस शॉक में भी जा सकती है। वो शॉक में भी 3 मोड्स हैं, या वो फाइट करेगी, दैट इज वो रेजिस्ट करेगी, वो फ्लाइट करेगी यानी कि वो भाग सकती है वहां से और उसको फिर खींच के, या वो फ्रीज हो जाएगी, वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगी, वो शॉक हो जाएगी कि वो शायद मे बी गिव अप कर जाए, रेजिस्ट ना कर सके। कभी कभार आप इतने इंटिमिडेट हो जाते हो दूसरे से। सो उन सर्कमस्टांसेस में जब बात की गई तो अक्सर कहा गया कि आपके जो इनिशियल केसेस थे उनमें अक्सर कहा गया कि नहीं, इसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है, कोई ब्रूजेस नहीं है। सो इसलिए
बात एंड पे ये आती है कि आपको मेडिको एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी ये चीज़ साबित कर देती है दैट यू हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट। अब इवन इस ड्रामे में भी ये बहुत एक्सप्लिसिटली बात दिखाई गई है कि वो शी टेक्स शावर एंड देन उसकी वजह से उसके सारे एविडेंस जो है इरेज हो जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसके पास द ओनली थिंग द कोर्ट हैज़ टू कंसिडर कि उसकी बॉडी पे ब्रूजेस हैं। नाउ ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इफ़ द गर्ल इज़ इन अ फ्रीज मोड तो कभी भी उसकी बॉडी पे शायद वो निशान आपको ना मिले, इसलिए एट द एंड ऑफ द डे आपको बार बार प्रेस अपॉन किया जाता है दैट यू नीड टू गो फॉर अ मेडिको एग्जामिनेशन। अब आपका जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि पहले FIR करानी है या पहले आपको मेडिको एग्जामिनेशन, देखें आपके बहुत सारे जितने पुलिस स्टेशंस हैं उसमें आपका एक जो पुलिस ऑफिसर है उसका तैनात कर दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के केसेस को डील करेगा। और उसकी एवरी 2-3 मंथ्स उनकी ट्रेनिंग की जाती है और फिर उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, उनको देनी होती हैं। उसमें जब आप इवन इफ़ यू गो टू लॉज एन FIR, सबसे पहले थाने जाते हो, वो आपको सबसे पहले डायरेक्ट करेगा अपना मेडिको एग्जामिनेशन करा के, क्योंकि उसको इतनी नो हाउ है, वो डील ही इसी चीज़ में कर रहा है। राइट। तो आपका 48 घंटे का टाइम है। यस, ये भी बात सच है कि आप इतने ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस से जब बाहर निकलते हो आपको ये भी नहीं समझ आता, और आपकी ये हमारी सोसाइटी का अलमिया भी है कि लड़की को चुप करा दिया जाता है, क्योंकि आपके जो केसेस की एंड पे रिपोर्टिंग वीक है। वाई? बिकॉज लोगों को यही तासुर मिलता है कि हमें कौन सा इंसाफ मिल जाना है। हाँ, या उस इंसाफ के हसूल में हम इतने ख्वार होंगे कि उससे बेहतर है कि हम खामोश हो जाएं, उससे बेहतर है कि हम ये तकलीफ बर्दाश्त कर लें, वजह ये कि शायद इस इंसाफ के चक्कर में मजीद हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़े। बिल्कुल। और दूसरी ये बात है कि कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत होते हैं कि शायद लड़की की गलती, आपको याद होएगा कि इवन 2018 के इंसिडेंट में आपका जो पुलिस ऑफिसर था उन्होंने कहा वो रात को इतनी निकली ही क्यों, एंड वी हैव सीन पिछले के कुछ टाइम में कि हमारे लीडरशिप से ऐसी बात आ चुकी है कि अगर आप विक्टिम हो ऑफ रेप तो शायद लड़कियों के ड्रेसेस में प्रॉब्लम है, या ये आपके बाहर इतने रिसर्च हो चुकी है दैट इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बंदा रेप की तरफ जाता है वो साइकोलॉजिकल इशू है, रादर देन कि हम उससे डिड्यूस नहीं कर सकते कि ये किसी लड़की की गलती है या उसने ड्रेस शॉर्ट पहना हुआ है या उसने इंस्टिगेट किया। नॉट एट ऑल। राइट। अच्छा, आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी कि कुछ रेप सेल्स बना दिए गए हैं। आई वुड लाइक कि आप वो भी बताएं कि वो क्या है और किस तरह काम करते हैं। इसी लॉ के तहत, बिकॉज इट्स ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन को इसमें बेहतर किया गया था, इसी लॉ के तहत आपके इन्वेस्टिगेशन सेल्स बना दिए जो हर पुलिस डिपार्टमेंट में होने हैं। इनफैक्ट मैं जब ये रिसर्च कर रही थी तो मुझे तभी पता चला कि सेल्स हैं, बिल्कुल हैं। जिस तरह के उसमें एक पार्ट यही है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो सिर्फ रेप केस को डील करेगा और एक फीमेल ऑफिसर भी हर हाल में इन्वेस्टिगेशन में होएगी। लेकिन आपके कुछ रीसेंट टाइम्स में आपके जो हाई कोर्ट्स हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, उनसे ये जजमेंट्स आई हैं कि अभी तक वो सेल्स इस्टेब्लिश नहीं हुए। हम वी कैन से कि आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपके जो फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है ये प्रॉब्लम, वहाँ पे सेल्स नहीं बने हुए और वहाँ पे पुलिस जो है उस हद तक सपोर्टिव नहीं है इन मामलात में। राइट। लेकिन बड़े शहरों में अभी जो है बहुत सारे मौजूद हैं। अच्छा, एक और चीज़ के लिए मैं आगे जाना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामे में देख के, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं जो अपने अपने राइट्स की बात करें, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो आप लॉयर ले सकते हैं उसके क्या होता है? मतलब उसको आप कहते हैं कि वो आपको फुल सपोर्ट करेगा या वो बिक जाएगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला, सोसाइटी में क्या हम देख रहे हैं, इट्स अ रियलिटी कि हमारे यहाँ लॉयर्स को, पुलिस वालों को इस तरह, इवन अब तो ये हो गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये एलिगेशन आ जाती है कि वो बिक जाते हैं, जज बिक गए हैं। तो क्या जो लॉयर है, जो उस वक्त एक गरीब लड़की जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या वो गवर्नमेंट लॉयर जो है उस पर रिलाई कर सकती है? सो देखें, जस्ट बिकॉज अब जैसा कि आपने कहा कि अब तो हर जगह ही ये प्रॉब्लम है, आप हर तरफ ये देख सकते हैं, तो आपको इवन अगर आप प्राइवेट लॉयर भी हायर करोगे, उनके भी चांसेस हैं कि कभी कभार पार्टीज इतनी
पावरफुल पोजीशंस में होती हैं कि आप जितना भी बड़ा वकील कर लो, चांसेस शायद वहाँ पे रहते हैं. सो ये तो एक आपकी जिस तरह मी बीइंग अ लॉयर हमारे लीगल एथिक्स में आता है कि हमने दूसरी पार्टी की तरफ टिल्ट नहीं होना, उनको बिकना नहीं है या ये. सो ये हमारे विद इन है. जब हम लाइसेंस लेते हैं या जब हम वो सारी चीज़ें करते हैं, इट हैज़ टू बी विद अस. दूसरी जो चीज़ है, देखें, हम सिर्फ ये चीज़ कह के कि गवर्नमेंट के लॉयर्स शायद ख़राब हो या ना हो, उससे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं. बिलफर्ज एक लड़की है जो थोड़े मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आ रही है, उसके पास वो एड नहीं है कि वो कोर्ट में आ सके. सो वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से पीछे ना हट जाए कि वो शायद वकील अवेलेबल ही नहीं था उसके पास, या शायद मैं अगर गवर्नमेंट का वकील करा भी लूँगी, क्या पता वो कल को बिक जाए. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये कोर्ट का डिसीजन है. वो हमेशा कोर्ट में बता सकती है कि मुझे अपने वकील पे एतमाद नहीं है, और फिर कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकता है. तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं. आपका कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा. और हमारे अगेंस्ट तो इतना सख्त हमारे कानून बने तो हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारी बहुत वीक है. लेकिन अगर कोई भी वकील ऐसी कोई गलती करता है तो हमारे लाइसेंसेस भी रिवोक हो सकते हैं. हमारे जितने रेगुलेटरी अदारे हैं, हाँ, किस हद तक होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारी ये मैं कहूँगी कि वीक है. और अगर कोई बच्ची गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाना चाहे और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहती है, दैट्स फाइन, या ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाए? जितने आपके हॉस्पिटल्स डायरेक्टेड हैं, इंचार्ज जिनको कहा गया है, सिर्फ वही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं. इट कैन बी प्राइवेट और नो, वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं. और वो मेडिकल एग्जामिनेशन वो उनको ऑथराइज किया जाता है कि वो ही कराएंगे. देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बात ये आ जाती है कि वही चांसेस होते हैं कि रिपोर्ट को खुद से कोई पैसे देके ख़राब ना कर दिया जाए. तो इसलिए आपकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना ही रखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे कि जहाँ पे अप्रोच करना, पैसे देना मुश्किल है. दैट्स कूल. अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भी है उस ड्रामे में कि जो कुछ दिखाया जा रहा है, जिस तरह के रूल्स दिखाए जा रहे हैं, जितनी प्रोटेक्शन विक्टिम के लिए दिखाई जा रही है, वो असल में मौजूद नहीं है. ऑन ग्राउंड ऐसी चीज़ें नहीं हैं. आई वुड लाइक कि आप इस चीज़ को क्लियर करें, जिनमें से हम वन बाय वन लेके चलते हैं. पहली चीज़ ये कि विक्टिम के कंसर्न के बगैर जो हेयरिंग है उसमें एक्स्ट्रा लोग नहीं बैठेंगे. इट वोंट बी अ पब्लिक हेयरिंग. क्या ऐसा ही है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये शिक डाल दी गई है आपके इस नए लॉ में 2021 के, और ये इस ड्रामे को ज़्यादा ये लॉ पे बेस्ड करता है क्योंकि ये अवेयरनेस दे रहा है. लेकिन आपके जो कोर्ट्स, आपके जो वकील हैं, ये अवेयर नहीं हैं. अभी भी रेप विक्टिम्स की पब्लिक हेयरिंग्स ही हो रही हैं. हाँ, अगर कोई वकील अवेयर है तो वो एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, एंड देन जो विक्टिम जाएगा वो लोग उस कोर्ट में बैठ सकते हैं. सो यस, ये शिक ज़रूर मौजूद है आपके कानून में, लेकिन लोग इससे अवेयर नहीं हैं. और आपका केस एट द एंड ऑफ द डे आपके वकील ने प्लीड करना होता है. तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वकील के पास जा रहे हो जिसको एक्चुअल नो हाउ होनी चाहिए, या आपको इतनी एक्चुअल नो हाउ हो कि आप कह सकें कि मुझे ये वाली जो है अपना राइट चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तो विद इन अ क्लिक आप सब पढ़ सकते हो. आपकी इतनी वीडियोस बने हैं, इवन दिस वुड बी वन सच वीडियो कि जिसमें अवेयरनेस की हमारी कोशिश है. राइट. अच्छा, माहम, मैं ये चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि क्या अगर ये डिमांड की जाती है कि मेरी पब्लिक हियरिंग ना हो, तो क्या कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि डिले कर देगी? बिकॉज जो रिसर्च मैं करी थी उसके मुताबिक कोर्ट के ऊपर लाजिम है कि वो 4 महीने के अंदर क्लोज करेगी इस तरह के केसेस को. क्या उससे डिले आ जाएगा? नहीं, लॉ कहता है कि आपने 4 महीने के अंदर वाइंड अप करनी है. और इस लॉ के तहत वकील सिर्फ और सिर्फ 2 एडजर्नमेंट्स ले सकता है, जिसमें से एक एडजर्नमेंट जो है वो कॉस्ट पे पड़ेगी. सो ये तो आप बिल्कुल इसको आई वुड लाइक कि आप आसान लफ्जों में तारीख लेना, जिसको हम कहते हैं तारीख लेना, कि किसी रीजन की वजह से, किसी वजह की वजह से हम तारीख ले लेते हैं कोर्ट में जाके कि ये मेरा हमें टाइम दे दिया, विटनेस अवेलेबल नहीं है, ये नहीं. सो तारीख आप सिर्फ और सिर्फ 2 तारीखें ले सकते हैं इसमें कि हमें एक, आज हम प्लीड नहीं करना चाहते, आज हम अपना केस नहीं, हमारा विटनेस नहीं है, कोई भी वजह की वजह से 2 से ज़्यादा इसमें नहीं ले सकते. इसका टाइम लिख दिया गया कि 4 महीने के अंदर अंदर आपने वाइंड अप करना ही करना है. हाँ, अब बात आती है कि क्या अगर एक विक्टिम एप्लीकेशन देता है और कहता है कि मेरी प्राइवेट हियरिंग करें, जो कि लॉ के तहत करनी है उसको, सो जज कभी भी इसको डिक्लाइन नहीं कर सकता.
और जज इस बेसिस पे कभी डिले नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर अगेन ये एक जुडिशल कॉन्डक्ट के खिलाफ है। ओके राइट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसमें खातून जो है उसकी आइडेंटिटी का इतना केयर की जा रही है जो ड्रामे में दिखाया गया। एंड आई वुड लाइक एंड आई विश कि ऐसा ही हो, मैं यही सुनना चाहूँगी कि ऐसा ही हो कि उसको स्क्रीन के अंदर लेके आया जाता है हियरिंग के लिए, और उसकी फेस जो है इवन वो अपने जो अब्यूज़र है उसको भी नहीं देख पाती, या वो उसका अब्यूज़र उसे नहीं देख पाता। क्या वाकई ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? लॉ में मौजूद है? लॉ में मौजूद है, लॉ के तहत ये सब मौजूद है। लॉ के तहत तो ये भी मौजूद है कि एक जो विक्टिम है उसको आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उसको दारुल अमान में आप उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, उसको आप फंड कर सकते हो। आप जो डिफेंस है, जिसने जो कल्प्रेट है आपका, उससे पैसे लेके अगर उसको कॉम्पनसेशन भी लिख दी गई है कि आप उसको कॉम्पनसेट भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें लॉ के अंदर विक्टिम की जो प्रोटेक्शन है ना, वो चारों तरफ से विक्टिम को प्रोटेक्ट जरूर कर दिया इस लॉ ने। ओके, अगर अभी केस जो है वो साबित नहीं होता कि विक्टिम वाकई ही विक्टिम है, इससे पहले ये सारी चीजें मौजूद हैं लॉ के? ये मौजूद है लॉ के। ओके, राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर खुदा ना खास्ता जो विक्टिम है वो उसके साथ रेप केस या उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया फैमिली मेंबर के थ्रू ही, तो उसमें क्या प्रोसीजर होता? देखिए, प्रोसीजर तो वही है कि फैमिली मेंबर को इसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया गया कि अगर आपका कोई ऐसा इंसान क्लोज आपसे है वो आपको रेप करता है या कोई ऐसा आउटसाइडर आपको रेप है, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। तो बात तो वही है कि आपको कोई भी रेप करेगा, विक्टिम का एंड पे बोलना बहुत ज़रूरी है, और विक्टिम को लेके आपको FIR से लेके एंड तक जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत वजूहात में, जिस तरह आप चाइल्ड अब्यूज़ के केस देखते हैं, वो अक्सर जो अब्यूज़र होता है वो घर का ही कोई आपका क्लोज रिलेटिव होता है, और माएँ चुप करा देती हैं कि ठीक है इस बात को खामोशी, इसको पर्दा डालते हैं। सो मकसद एंड पे यही है कि आपने डरना नहीं है, आपने खामोश नहीं होना, आपने सोसाइटल प्रेशर में नहीं आना, बाकी हर इंसान को कानून के तहत देखा जाएगा। ओके, जब एक जरा हो रही होती है, और वो मेरा ख्याल है एक सबसे मुश्किल वक्त होता है एक विक्टिम के लिए, उसमें विक्टिम के पास क्या क्या राइट्स हैं, कितनी जरा जो है वो उसे फेस वो करना चाहे तो कर सकती है, और कहाँ तक के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं? देखिए, जिरा में तो ये वैसे भी है कि अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो आपके पास राइट होता है टू रिमेन साइलेंट। ओके, लेकिन और ये आपके अब्यूज़र के, आपके जो कल्प्रेट होता है उसके पास भी राइट होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो बहुत प्रॉब्लम है वो विक्टिम ब्लेमिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन की बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लड़कियों को चुप करा दिया जाता है। सो यस, ये उसकी वजह से लड़कियां अप्रोच भी नहीं करती हैं। तो उस सर्कमस्टांसेस में अगर उनको कोई ऐसा खौफ है कि उनसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, बिलफर्ज नहीं पूछे जा सकते, और एंड पे कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी सवाल को डिक्लाइन कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं, अब तो कोर्ट्स ने, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा है कि आप सेक्सुअली एक्टिव, तो अगर कोई वकील ऐसा सवाल पूछता है और कोर्ट को वो लगता है ये सवाल जो है फ़ायदा नहीं देने वाला या ये सवाल गलत है, तो कोर्ट उसी वक्त उसको रोक सकता है। अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर दे कि ये रेलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट उस सवाल को डिसमिस कर सकता है और वो जिरा में नहीं लिखा जाएगा। सो कोर्ट को डायरेक्ट किया गया है, अब आपने इस माइंडसेट से चलना है कि आपने विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी, और किसी औरत के सेक्सुअल हिस्ट्री की वजह से आपने कुछ कन्फर नहीं करना, कुछ डिड्यूस नहीं करना। मजिस्ट्रेट, उसका क्या किरदार है लॉ में? अदालत में जाने से पहले व्हाट इज मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट का क्या रोल है? अच्छा, आपके जो कानून है, देखें, रेप और जितने बड़े जो क्राइम होते हैं, वो आपका उनका ट्रायल जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अथॉरिटी होती है, और उसमें आपकी जो अथॉरिटी होती है या वो ADJ के पास अथॉरिटी होती है। मैजिस्ट्रेट का जो रोल है वो अरेस्ट तक होता है। आपका मैजिस्ट्रेट रिमांड लेना है किसी का, तो वो आप पुलिस खुद से नहीं ले सकती, उनको वारंट चाहिए होता है। तो वहां तक उनका रोल होता है, लेकिन जो ट्रायल सारी कंडक्ट करेगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसको, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास पहले फर्स्ट स्टेप में मजिस्ट्रेट के पास जाना जरूरी है। वारंट की आपको जो होती है वो मैजिस्ट्रेट के पास होती है, बट ट्रायल जो है आपका केस जहाँ पे फाइल होएगा, वो जो कैसे हुआ, विटनेसेस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वो ADJ के पास अथॉरिटी है या सेशंस कोर्ट के पास अथॉरिटी।
माहम, आई वुड लाइक कि अभी हम इतना ही लेके चलें और नेक्स्ट एपिसोड में हम मज़ीद चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करें, लेकिन एक जो उस ड्रामे में भी दिखाया गया और मेरे ख्याल से विच इज़ रियलिटी, कि एक आपके साथ मेरा ख्याल है लोग रिलेट कर सकेंगे। हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हो जाए ना, कि हमारा कोई पर्स चोरी कर ले या गाड़ी का दरवाज़ा आके नॉक करके हमसे कुछ स्नैच कर ले, तो हम कितने दिन नहीं भूलते, हमें फ्लैशबैक्स आते हैं। जलजला आ जाता है तो आपको कितने दिन फ्लैशबैक्स आते हैं, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि विक्टिम ने होश क्यों नहीं किया, विक्टिम जो है वो थाने क्यों नहीं गया वक्त पर। तो कौन से साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो सपोर्ट है वो उस वक्त ज़रूरी है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई विक्टिम है और हमें सुन रहा है, या अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा होता है, तो वो जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज स्टेप कि आप उस टाइम पे FIR के लिए जाएं। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क की बहुत सारी लड़कियों जो बहुत सारे काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, उन्होंने थाने भी नहीं देखे होते, बिकॉज हमारे यहाँ तो लड़की के लिए ये बात ही बहुत ऑफेंसिव है कि वो थाने जाए। सो ये फिर कह देना कि अच्छा जी थाने जाए और FIR करवाए, क्या साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्प उस बच्ची को चाहिए होती है? देखें, अगर कानून के हिसाब से देखें तो कानून में तो लिख दिया है कि इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगी, क्योंकि एक आपका सपोर्ट ऑफिसर भी इस सेल में मौजूद रख दिया गया है। और वो सपोर्ट ऑफिसर क्या साइकोलॉजिस्ट होता है, क्या होता है? उसको जिस तरह की भी, अगर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देगा, जिस तरह की भी उसको सपोर्ट चाहिए वो देंगे। दूसरी जो चीज़ है, देखें, अब हमें अपनी जो परसेप्शंस हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अवेयरनेस तो हम एक लिमिट तक दे सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में अगर आपके इर्दो नुमा के लोग हैं वो अगर ऐसी बात करेंगे कि और पहले ही वो जिस ट्रॉमा से गुजरी है वो उसके इर्द गिर्द के किसी लोगों ने फेस नहीं किया। वो जो सह कर आई है, वो जो भी जिस उससे गुजरी है, सो ये तो आपको हमारी एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके साथ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करें, ना बल्कि उसको पुश करें कि इसका इख्तिताम जो है, जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती किया उसको हमने उस सज़ा तक पहुंचाना है। सो ये तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा बनता है। हाँ, कुछ केसेस बहुत ऐसे हैं जैसे कि इस ड्रामे में भी दिखाए गए हैं कि पुलिस जो है इनिशियली सपोर्ट नहीं करती, बिक जाती है। तो ये तो है हमारी सोसाइटी कि अक्सर हम जब ऐसी बातें करते हैं तो हमें हमेशा खदशा रहता है कि कहीं ना कहीं कोई बिक जाएगा। बिकने के अलावा लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आपकी स्टोरी में, इंटरेस्ट बहुत बिल्कुल सही बात है। हुआ कैसे, और वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ स्टोरी सुनना चाहते हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं देंगे और उसके बाद कहेंगे हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या हुआ होगा, क्या पता यही गई होगी। तो ये चीज़ें इसमें जो हम बार बार बिग लेबल्स के साथ हम आके कहते हैं कि यू नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग द विक्टिम, ये ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारे क्राइम जो हैं वैसी सोसाइटी में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी। आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर कोई विक्टिम है तो उसे ये एश्योरिटी होनी चाहिए कि उसका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। जैसे अगर आपके घर में डाका पड़ जाता है तो आपका कोई कसूर नहीं है, अगर आपके यहाँ चोरी हो जाती है तो आपका कोई कसूर नहीं है। सो राइट, मैं चाहूंगी कि आप आज के एपिसोड का कोई लास्ट मैसेज दें हमें। यही मैसेज है कि एक तो मैं थोड़ी सी तारीफ इस ड्रामे की करना चाहूँगी कि एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इन अ सेंस है कि अवेयरनेस लोगों को नहीं है, और इस लॉ की तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। सो आई वुड वांट कि लोग एक तो बेशक ड्रामा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खुद भी ज़रा पढ़ के देखें कि क्या है, और ये जो सारी चीज़ें हमने इनको डिस्कस किया है इसमें अपने आप को एजुकेट करें इन सारी चीज़ों से। और अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आपके पास कोई ऐसा विक्टिम है जिसके बारे में आप सुनते हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट दें और उसको पुश करें कि इसको लेके आएँ, क्योंकि हमारे केसेस की रिपोर्टेज बहुत कम है। लो रिपोर्टेज की वजह से हमारे केसेस की जो पनिशमेंट्स हैं वो बहुत लो हैं, और वो फिर जो जुल्म है वो रुकता नहीं है, वो जुल्म रुकता नहीं है। वो रादर एक तरह से हम कहते हैं फैसिलिटेट कर रहा है क्रिमिनल्स को कि हाँ हमें किसने पकड़ना है, हमें कौन पकड़ेगा। माहम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जना और जना बिल जबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस लॉ बताती है? बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि फिर तुम्हें 4 गवाह ला के देने होंगे, क्योंकि सोसाइटी में तो हर तरह की बात होती है। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे साथ ये हुआ? एक मेडिकल रिपोर्ट इनफ नहीं है, हो सकता है तुम ही गलत हो। ये आपने बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया है। देखें, आपका जब हदूद ऑर्डिनेंस बना था
उसमें क्योंकि जब हमने सारे लॉज को इस्लामाइज़ किया था, आपने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने एक इस्लामाइजेशन की वेव चलाई थी जिसमें सारे लॉज को इस्लामाइज़ कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जो लॉज उस ज़माने में इस्लामाइज़ हुए थे वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं थी शरिया की। उसके अंदर एक लॉ ये भी ऐड किया गया जिना का, जिसमें अगर आप कहीं पे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, जिसको एडल्ट्री या फॉर्निकेशन के ज़िम्रे में लाते हैं, जो कि कानून, जो कि शरिया भी कहता है, सो यू नीड टू, अगर आप किसी पे एलेज करते हो कि इसने एडल्ट्री या फॉर्निकेशन या जिना किया है, तो आपको 4 मेल विटनेसेस कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आने पड़ेंगे। ओके, अब ये तो बात हो गई जिना की, यहाँ तक ये कानून ठीक था। लेकिन अगली जो बात इसमें ऐड कर दी गई कि रेप को भी इसी की सब क्लासिफिकेशन में आपने ऐड कर दी। अब जब सब क्लासिफिकेशन में ऐड किया, इस्लाम ने कहीं पे भी नहीं कहा, इस्लाम ने बहुत डिस्टिंग्विश किया जिना और जिना बिल जब्र को। जिना बिल जब्र में अगर आप पुरानी अहदीस उठा के देखें, जितनी बात करें, कहीं पे भी नहीं औरत को कहा कि एक औरत इन द कोर्स ऑफ गेटिंग रेप्ड वो 4 विटनेसेस कोर्ट में लेके आए, वो नहीं ला सकती कभी भी 4 विटनेसेस। वो सिर्फ और सिर्फ जिना के ऊपर डाला गया था। इसको जब हमने गलती से इसमें प्लेस किया, सो वो औरतें ऑब्वियसली 4 विटनेसेस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके आ पा रही थी। जब वो नहीं लेके आ पा रही थी, क्योंकि इसको कन्फेशन के ज़िम्रे में ले जाते थे कि ओ अच्छा, इसने कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़रूर हुआ है, 4 विटनेसेस नहीं लेके आई, रेप नहीं हुआ जो इसके हक में गवाही दें कि इसका रेप हुआ है, सो वो कन्विक्शन आपकी रेप की जिना में बदल जाती थी। जिसके बाद कितनी ही औरतों ने सफ़र किया। फिर आपकी इंटरनेशनल प्रेशर हमारे पर इतना आ गया, ये कोई 30 साल ये चीज़ चली है, आपके इतना इंटरनेशनल प्रेशर आ गया, आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी इवन जो NGOs थी, सबकी तरफ से जब प्रेशर आया, तो तब हमारा 2006 का लॉ आया, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में, जहाँ पे कह दिया गया कि नहीं, रेप के लिए एक औरत को 4 विटनेसेस नहीं लेके आने। राइट, सो ये जिना की है, और ये आया 2006 में, 2006 में। आपके हदूद ऑर्डिनेंस के बाद बहुत सारे हदूद ऑर्डिनेंस को आपने अलाइन किया था विद शरिया प्रिंसिपल्स, जो कि ठीक था, लेकिन जो कि मिस क्लासिफिकेशन थी आपने इस कानून की कर दी थी, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ। और कितनी, और इसकी, और उस ज़माने के अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो रेप की बहुत सारी रिपोर्टिंग बढ़ गई थी, लेकिन कन्विक्शन बहुत कम हो गई थी, क्योंकि रेपिस्ट जो था वो कह रहा था ये तो कहाँ से लेके आएगा 4 महीने, उसको किडनैप करके ले जाएगा, कौन देखेगा, कौन हक में गवाही देगा। और जितने पावरफुल पोजीशन में लोग हैं, वो तो विटनेसेस को, उनके लिए तो दाएं हाथ का खेल है कि वो खरीद लेंगे विटनेसेस को। राइट। और अब 2018 में भी इसमें कुछ चेंज आया? 2006 में लॉ था, बट उसमें बहुत इम्प्लीमेंटेशन वीक, आपका एक इस कानून में वो ख़त्म कर दिया गया जिसको 2 फिंगर टेस्ट कहते हैं, जिससे पता चलता है कि औरत की वर्जिनिटी का जिससे आइडिया होता है, वो इसमें ख़त्म कर दिया गया। सो वो लॉ आया ज़रूर था, लेकिन उसने इस हद तक चीज़ें ख़त्म की थी, विटनेसेस की हद तक। इस लॉ ने एज अ होल, क्योंकि अगर आप नाम भी देखें तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है आपका, ओके, इसमें इन्वेस्टिगेशन बेहतर की गई और इसमें ट्रायल बेहतर की गई आपकी इस लॉ में। राइट, थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मैं दोबारा चाहूँगी कि आप आएँ और मज़ीद जैसे ड्रामा चलता है और क्वेश्चंस रेज होते हैं और लॉस का पता चलता है, वी वुड लाइक कि हम उसको जो है मज़ीद अवेयरनेस पैदा करें आपके साथ, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।